जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 31 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जनसंख्या घनत्व मापा जाता है, इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल घनत्व। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल घनत्व, यही इसका सूत्र है, इसी से मापा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो विवरित खनन, कूपकी खनन, आखनन, कूपक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह विधि है आखनन विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आखनन विधि। पृथ्वी की सतह के निकट खनिजों को बाहर निकालने में आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। विपरीत खनन विधि जो है, इसका प्रयोग उथले भाग में खनिज को निकालने में किया जाता है। विपरीत खनन विधि का प्रयोग उथले भाग में, पृथ्वी के उथले भाग में खनिज को निकालने के लिए किया जाता है। कूपकी खनन का प्रयोग जो है पृथ्वी की गहराई में खनिजों को निकालने के लिए किया जाता है। कूपकी खनन का प्रयोग जो है वह पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी की गहराई में स्थित जो खनन है उसको निकालने में कूपकी खनन का प्रयोग किया जाता है। कूपक, इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग पेट्रोलियम उत्पादों की खुदाई करने के लिए किया जाता है। कूपक विधि का प्रयोग जो है वह पेट्रोलियम उत्पादों की खुदाई करने के लिए कूपक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र का, बृहत आकार का, लघु आकार का, संयुक्त क्षेत्र का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह कौन सा उद्योग है जो टोकरी बुनाई का एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई जो है यह एक घरेलू उद्योग है। यह कैसा उद्योग है? तो यह है घरेलू उद्योग है, और इसका जो उदाहरण होगा वह लघु आकार। टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो वह है लघु आकार का। बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योग में पूंजी एवं उद्योग प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत कम होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? पूछा है, गलत है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन है तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। और तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह कथन गलत है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं तानाशाही में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तानाशाही शासक में राजा द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग कोई सवाल नहीं कर सकते और राजशाही व्यवस्था में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वह सम्राट के पास होती है। राजशाही जो व्यवस्था में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वह सम्राट के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? महानदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह बांध बना है कावेरी नदी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर। इस बांध का निर्माण कब हुआ था? तो 1924 में कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया गया था 1924 में, और यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। कृष्णराज सागर बांध जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1924 में किया गया था, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पुत्री पुत्रियों, पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो वह होगा पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्हीं लोगों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विविधता में एकता मुहावरा वह कौन से नेता थे जिन्होंने दिया था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में इस शब्द का प्रयोग किया था। इनकी जो पुस्तक थी भारत की खोज, भारत की खोज में इस शब्द का प्रयोग किया था, विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है।
ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है और बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करता है, तो यह बात गलत है। जिला स्तर पर नहीं होता है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन का वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, तो यह बात सही है। फर्स्ट कथन गलत है और सेकंड कथन सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में, ए गलत है और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। सेकंड कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है और बी सही है, ए और बी दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम पर दो कथन दिए गए हैं, ए और बी दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है? पहला कथन है सूचना का अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय, यहाँ पर यह गलत है, केवल केंद्रीय नहीं, केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, तो यह बात गलत है। यहाँ पर केवल केंद्रीय दिया है यानी केंद्र सरकार, तो यह बात गलत है। सेकंड कथन है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है, तो यह बात गलत है, कोई भी याचिका दाखिल नहीं करनी पड़ती। दोनों कथन गलत हैं। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडित रमाबाई, मुमताज अली, रात संदूरी देवी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका कौन थी? तो वह थी रुकैया सखावत हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुकैया सखावत हुसैन। नारीवादी लेखिका होने के अलावा रुकैया सखावत हुसैन 19वीं सदी 19वीं सदी की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। 19वीं सदी की यह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। समाज सुधारक थी। नारीवादी लेखिका होने के अलावा रुकैया सखावत हुसैन जो है 19वीं सदी की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था। इन्होंने रुकैया सखावत हुसैन ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तकें इनमें से किसने लिखी? ईवी रामास्वामी पेरियार, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, श्री नारायण गुरु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा राव फूले जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक समाज सुधारक थे।
ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं और किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है, तो उसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है उच्च अदालत में अपील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है निर्वाचन प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के अलावा सिविल सेवक भी शामिल हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री और सिविल सेवक भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या वर्णन है? तो वह गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है अनुच्छेद 22 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 32 में, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है यह है अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और शिक्षा का अधिकार जो है यह है शिक्षा का अधिकार जो है शिक्षण एवं संस्कृत संबंधी जो अधिकार होगा वह होगा 28 से 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है?
तो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो वही होते हैं सत्ताधारी दल के मुखिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सदन के नेता भी होते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं यह सदन के नेता भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।